वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 34 से 45 तक करवाया जाएगा। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर लेक्चर नंबर 23 से 33 तक लेक्चर्स करवाए गए थे। अब देखते हैं सबसे पहला लेक्चर इस वीडियो का, जो कि है लेक्चर नंबर 34। तो लेक्चर नंबर 34 में हमारे सामने है प्रेजेंटेशन स्टेज। ये प्रेजेंटेशन स्टेज कौन सी स्टेज है? जब सेलर जो है वो बायर तक अप्रोच कर लेता है तो उसके बाद सेल पर्सन जो है वो रिव्यू करता है सिचुएशन को रिव्यू करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मदद मिलती है। अब उसमें किस तरीके से उस सिचुएशन को रिव्यू करता है, वो जब सेलर बायर तक पहुंच जाता है सेलर, तो वो देखता है कि वहाँ पे फर्नीचर किस तरह का है, वॉल हैंगिंग्स किस तरह की हैं, यानी दीवारों पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कर्टेंस टाइप्स ऑफ कर्टेंस यानी पर्दे किस तरह के वहाँ लगे, और पर्सनल टेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है वो या नहीं, ताकि उससे बायर के बारे में कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वो स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन। अब जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का तरीका है उसमें वो कोई क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट करे, और अगर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ली हुई है तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो सकती है, इनके प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली भी बात हो सकती है अगर अपॉइंटमेंट पहले से ली हुई है तब, यानी कि टेलीफोन के ऊपर पहले से ही अगर बात हुई है या किसी भी तरीके से कोई अपॉइंटमेंट ली गई है। और किसी भी अनप्लेजेंट इवेंट को जो है वो अवॉइड किया जाना चाहिए। अनप्लेजेंट इवेंट जैसे कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो ऐसे इवेंट्स को अवॉइड करना चाहिए डिस्कशन को स्टार्ट करते वक्त। नाउ द इंटरेस्ट स्टेज, उसके बाद फिर इंटरेस्ट स्टेज आती है जिसमें क्या होता है कि सेल पर्सन जो है वो इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करता है कस्टमर का प्रोडक्ट के अंदर। और इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से पैदा करता है? प्राइजेस के थ्रू, प्राइस बता के, आफ्टर सेल सर्विस बता के। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आफ्टर सेल सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं, इनके प्रोडक्ट सेल होने के बाद कंपनी किस तरीके से सपोर्ट करेगी, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगी, कोई डैमेज हो जाती है रिपेयर वगैरह की। और उसके अलावा गारंटीज़ और वारंटीज़ में भी कस्टमर्स इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको बता के भी इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कस्टमर का। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन स्टेज आता है। कस्टमर के जहन में जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं, कस्टमर अपना ऑब्जेक्शन रेस करता है प्रोडक्ट के बारे में, अपना ऑब्जेक्शन उठाता है किस प्रोडक्ट में ये ऑब्जेक्शन और वो। तो फिर जो है सेल पर्सन का जो काम होता है वो काम ये होता है कि उन ऑब्जेक्शन को किसी भी तरह हैंडल करता है वो। यहाँ पे सेल पर्सन का ये काम होता है और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज़ द क्लोजिंग स्टेज। क्लोजिंग स्टेज में क्या होता है कि ऑर्डर लेना होता है, और ऑर्डर लिया जाता है तो सारी बात है उसकी फिर डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, तो वो भी इसी स्टेज में होती है। उसके बाद फॉलोअप स्टेज होती है, तो उसमें फॉलोअप किया जाता है कि जो ऑर्डर है उसकी एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। नाउ दी एडा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे भी आपका आता रहेगा, काफ़ी इसकी डिटेल आती रहेगी। इसकी जो फुल फॉर्म है आइडिया की वो है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। कस्टमर की सबसे पहले अटेंशन अट्रैक्ट किया जाता है, उसको अटेंशन ली जाती है कस्टमर के। फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, उसके बाद डिज़ायर उसके अंदर एक पैदा की जाती है। फिर उसके बाद जो फाइनल जो डिज़ायर के बाद क्या होता है? एक्शन। यहाँ पे जो है कस्टमर और बायर दोनों एक तरह से, कस्टमर ये समझता है कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है उसको प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है, बायर ये सोचता है कि वो दोनों समझते हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है, तो ये एक्शन फिर होता है आखिर में। अच्छा, टाइप्स ऑफ कस्टमर कई सारे तरह के होते हैं। अब जो सेल पर्सन होता है उसको हर तरह के कस्टमर को डील करना आना चाहिए। तो स्केप्टिक कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ कभी फ्रॉड हुआ होता है पास्ट में, कभी हो सकता है चीज़ सही नहीं मिली हो या प्राइस जो लिखे हो वो नहीं उससे ज़्यादा पे दी गई हो या डिस्काउंट ना मिला हो, तो कहीं किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ होता है तो कस्टमर्स स्केप्टिक हो जाते हैं, वो फिर भरोसा नहीं करते सेल्स पर्सन के ऊपर। तो सेल पर्सन को ऐसे कस्टमर को भी डील करना आना चाहिए। और कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो एग्रेसिव किस्म के कस्टमर होते हैं, जो गुस्से वाले कस्टमर होते हैं, जारियत वाला अपना अंदाज शो करते हैं, तो ऐसे कस्टमर को भी ज़ाहिर बात है हैंडल करना पड़ता है। और सेल्स पर्सन को चाहिए कि ऐसे कस्टमर को हैंडल करे और ये देखिए कि आखिर रीज़न क्या है जिसकी वजह से कस्टमर एग्रेसिव हो रहा है। नाउ द इनोवेशन इन सेल्स। अब ज़ाहिर बात है सेल्स में काफ़ी इनोवेशन आ रही है। ई कॉमर्स आ चुका है। अब ई कॉमर्स से मुराद क्या है? ऑन वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे सेल हो रही है, जैसे पाकिस्तान में दराज है, होम शॉपिंग वगैरह है। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो अमेज़ॉन है, ईबे है, ये तमाम जो ई कॉमर्स साइट है जहाँ पे ऑनलाइन जो है वो बाइंग होती है। और टेली मार्केटिंग और टेली सेलिंग भी होती है, यानी टेलीफोन्स के थ्रू सेलिंग की जाती है। अक्सर सेल पर्सन्स जो है वो टेलीफोन के थ्रू बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में और उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वो टेली मार्केटिंग और टेली सेलिंग कहलाता है। नाउ द सेल्स प्रमोशन किसे कहते हैं? सेल्स प्रमोशन का मतलब है प्रमोशन करना गुड्स या सर्विसेज की शॉर्ट टाइम के लिए।
उसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। और टेक्निक्स क्या यूज़ होती है सेल्स प्रमोशन के लिए? एक कॉन्टेस्ट भी अरेंजमेंट करवाया जा सकता है, यानी एक मुकाबला, अक्सर कंपनीज मुकाबले करवाती है और फिर जो विनर होता है उसको इनाम भी दिया जाता है, तो वो भी एक प्रमोशन की टेक्निक है। उसके अलावा ट्रेड शो करवाया जाता है, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाया जाता है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, एक्सपो वगैरह होती है, ये सारे ट्रेड शो में आ जाते हैं। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट के थ्रू एडवर्टाइजिंग की जाती है, कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाई जाती है। अच्छा, पॉइंट ऑफ परचेस प्रमोशन। पॉइंट ऑफ परचेस प्रमोशन वहाँ होता है जहाँ, जैसा कि अक्सर आपने सुपरमार्केट में देखा होगा, अगर आप कभी सुपरमार्केट गए हो, जहाँ पे प्रोडक्ट्स सेल होने के लिए रखी हुई होती हैं, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो प्रोमोशनल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो एज अ प्रमोशन के तौर पे रखी हुई होती हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन। यानी परचेज़ की जगह पे ही एक सेक्शन अलग से बना होता है प्रोडक्ट का, जहाँ पे प्रोमोशनल प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं। और एक है पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन। अब ये पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन क्या होता है कि अक्सर ये जो पेमेंट काउंटर होता है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो प्रमोशन के लिए लगी हुई होती हैं, वहाँ से उनको परचेज़ भी किया जा सकता है और फ़ौरन जो इसकी पेमेंट की जा सकती है काउंटर के ऊपर, तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन। उसके अलावा और भी कई सारी प्रमोशनल टेक्निक्स हैं, जैसे कि प्रमोशनल मटेरियल एट द पॉइंट ऑफ सेल कैन बी। अब जो पॉइंट ऑफ सेल में प्रमोशनल मटेरियल होता है वो हैंगिंग में भी हो सकता है, लटका हुआ भी हो सकता है, प्रमोशनल मैसेजेस भी कुछ दिखाए जा सकते हैं, विंडो डिस्प्ले भी हो सकता है, यानी डिस्प्ले में लगा हुआ मटेरियल हो, उसके अलावा रैक्स भी हो सकते हैं। नाउ द पब्लिसिटी, व्हाट इज़ द पब्लिसिटी? इट इज़ द अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन थ्रू मास मीडिया। एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होती है, जबकि पब्लिसिटी अनपेड फॉर्म होती है और मास मीडिया के थ्रू होती है ये, यानी कि टेलीविज़न वगैरह। एंड पब्लिसिटी ये भी है जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर किसी कंपनी के बारे में कोई एक न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ जो आ रही है वो पब्लिसिटी, क्योंकि उसके लिए पे नहीं किया कंपनी ने, जबकि एडवर्टाइजिंग के अंदर पे करती है कंपनी। एडवांटेज ये है पब्लिसिटी का, ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि अनपेड है, लोग इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं न्यूज़ के ऊपर एज़ कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग के ऊपर, क्योंकि इसमें पेड नहीं है इस वजह से। नाउ द पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन में तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिसके थ्रू एक रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है पब्लिक के साथ, पब्लिक के साथ एक रिलेशनशिप को बनाया जाता है। अब है लेक्चर नंबर 35। इसमें सबसे पहले है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश गुड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ केमिकल्स वगैरह हैं उसको कन्वर्ट करके एक सोप बना दिया जाता है, तो क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया और एक फिनिश गुड बना दिया गया, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में होता क्या है कि रॉ मटेरियल के ऊपर वैल्यू ऐड की जाती है, जब उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है और उसकी फॉर्म चेंज की जाती है तो उसको एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जाहिर बात है केमिकल्स नॉर्मली यूज़फुल नहीं है, लेकिन जब उसकी फॉर्म चेंज करके उसको सोप बना दिया है तो वो कॉमनली हर किसी के लिए यूज़फुल है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई नीड, यानी एक प्रोडक्ट की एबिलिटी कि वो नीड को सेटिस्फाई करती है, किसी भी ज़रूरत को वो पूरा करती है, तो उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। जितनी ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट सेटिस्फाई करेगी नीड को, उसकी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी की भी कई सारी फॉर्म है। एक है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े वो उस वक्त मिल जाए हमें, जैसे भूख लग रही है खाना मिल जाए तो वो उसकी टाइम यूटिलिटी हो गई। प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब है कि एक जगह चीज़ बनी और जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ सोल्ड हो रही है, बन किसी और जगह रही है लेकिन सोल्ड वहाँ हो रही है जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। और अब है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का क्या मतलब है कि जब प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज हो रही है तो चेंज होने से वो एक यूज़फुल चीज़ बन रही है, उसको हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म तब्दील होने से, जैसे रॉ मटेरियल से वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है। तो नाउ दी ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या? ऑपरेशन मैनेजर डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कैपेसिटी के बारे में ऑर्गेनाइजेशन की, और अप्रोप्रिएट लोकेशन क्या होगी इंडस्ट्री की। जब इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसके लिए सही लोकेशन क्या होगी। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री लगाते वक्त देखने चाहिए? कि स्किल वर्कर्स की अवेलेबिलिटी देखी जाए, जो हुनरमंद वर्कर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी देखी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए अवेलेबल है या नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, टेलीफोन है, एक्सेस टू रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे है, इनके रोड ट्रांसपोर्ट तक एक्सेस भी हो और रेलवे तक भी एक्सेस हो। उसके अलावा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। जब फैक्ट्री लगती है जाहिर बात है कि सप्लायर वहाँ तक रॉ मटेरियल पहुँचाता भी है या नहीं पहुँचाता। और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमें हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए हमें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए।
नाउ द फैसिलिटीज़ टू बी ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। एक तो है प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन के अंदर, जो डायरेक्टली जो है वो चीज़ों की शक्ल तब्दील कर रही हैं, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रही है। और कुछ होती है नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटी, ये भी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है लेकिन डायरेक्टली ये शक्ल तब्दील नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और कुछ होती है सपोर्ट फैसिलिटीज़, जैसे कि क्या अकाउंट्स है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स के जो लोग हो गए ये तमाम सपोर्ट हैं। उसके अलावा जो लोग रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं तो ये सपोर्ट फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं। नाउ द लेआउट प्लान। लेआउट प्लान क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी जो भी अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं लेआउट प्लान ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी कहाँ रखी जा रही है, मूवमेंट ऑफ पीपल किस तरह होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वाटर स्टोरेज क्या है कैसी हो, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ, कौन सा एक एंट्री पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन का और एग्जिट पॉइंट क्या है। और लेआउट प्लान के एक्सपर्ट्स होते हैं जो पूरा का पूरा लेआउट प्लान बनाते हैं, लेकिन जाहिर बात है इसको समझना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब लेआउट डिज़ाइनिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लेआउट डिज़ाइन करते वक्त। प्रोडक्ट को कंसीडर भी किया जा सकता है, जो प्रोडक्ट बना रही है ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हों और तो उसमें प्रोसेस जो इन्वॉल्व है कॉमन प्रोसेस भी हो सकता है दो प्रोडक्ट के अंदर, ये भी हो सकता है। उसके अलावा सेलुलर लेआउट भी हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है हर सेल के हिसाब से यानी कि। और उसके अलावा प्रोडक्ट लेआउट भी होता है और प्लेसमेंट लेआउट, जो इन प्लेसमेंट हुई हुई है सामान की, जो चीज़ों की प्लेसमेंट हुई हुई है उसके मुताबिक भी एक लेआउट बन सकता है। और उसके अलावा अदर लेआउट ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि यू शेप लेआउट, यानी कि बिल्कुल यू जिस तरह शेप होता है ना उसी तरह होता है ये। और स्ट्रेट लाइन लेआउट, यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट जो है वो जिस तरह से सीधी लकीर होती है उस तरह का। नाउ द रीज़न्स फॉर डिज़ाइनिंग लेआउट, एक लेआउट को डिज़ाइन करने का रीज़न क्या है, किस वजह से की जाता है, इसको किया जाता है। तो एफिशिएंसी बढ़ाना, ये भी एक है रीज़न। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, बढ़ाने से मुराद यानी कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज़ होना। कॉस्ट को कम करना, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना, जाहिर बात है एक्सीडेंट्स भी आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको अवॉइड करना और डिलेज को अवॉइड करना। नाउ द लेक्चर नंबर 36, टूल्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। ये टूल्स बाकी प्लानिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो पहला टूल है गैंट चार्ट, जिसको हेनरी गैंट ने दिया है। ये स्केजुलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर बार चार्ट्स ड्रॉ करी जाती हैं और ये जो बार चार्ट्स होते हैं ये हॉरिजेंटल बार चार्ट होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं। और हर बार चार्ट जो है वो डिस्क्राइब करती है एक एक्टिविटी को, और इस चार्ट से हमें पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है ये बार चार्ट है और ये स्केजुलिंग बार चार्ट है, तो हमें स्केड्यूल पता चल रहा होता है कि कौन सा एक्टिविटी कब होनी चाहिए। और इससे हम कंपैरिजन भी इससे हम कर सकते हैं एक्चुअल आउटपुट का और प्लान आउटपुट का, और हमें पता चल जाएगा कि गैप कितना है, यानी कितना फ़र्क आ रहा है। जो हमने प्लान आउटपुट किया था उसके मुकाबले में एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है। Now the PERT network. PERT stand for the Program Evaluation Review Techniques. So the PERT means the तमाम PERT नेटवर्क की जो डायग्राम होती है ये फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को शो करती है। इसमें क्या होता है कि एक और तमाम एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन की जो एक सिंगल चार्ट में ड्रॉ होती है, उसी सीक्वेंस के अंदर जिस सीक्वेंस के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड होती हैं, तो ये फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को शो करती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्रिटिकल पाथ शामिल है, यानी कि मैक्सिमम टाइम कितना लगा एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के अंदर, और इवेंट्स का भी इससे पता चलता है, एक्टिविटीज़ का भी। और सिलेक्ट टाइम का मतलब क्या, अगर कोई डिले हो जाता है किसी भी एक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से कोई भी डिले आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सिलेक्ट टाइम। नाउ द चैलेंजेस फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। उसके क्या क्या चैलेंजेस है, एक तो फ्लो ऑफ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का होना, फ्लो ऑफ मटेरियल होना इसको हम कहते हैं, यानी मटेरियल अवेलेबल होना। एंड स्टैंडर्डाइजेशन, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर लेंगे तो जाहिर बात है उससे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगी। नाउ द एरियाज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, क्या क्या एरियाज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको स्टोरेज करना अपने पास, रिकॉर्ड कीपिंग रखना, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, एंड द इन्वेंटरी कंट्रोल में उसकी क्वांटिटी का कंट्रोल रखना, जो उसकी मटेरियल की क्वांटिटी है, कितने पीस यानी पीसेस उसके जितने रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर कंट्रोल पूरा होना चाहिए। एंड द कॉस्ट के ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। नाउ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, लीफो विच इज़ द लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो विच इज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड द एवरेज कॉस्ट। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन तो आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बात है समझने की वो ये है कि लीफो से मुराद ये है कि ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम जो कॉस्टिंग कर रहे होते हैं वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में हमें यूनिट रिसीव हो रहा है, जो सबसे आखिर में आने वाला पीस है,
सबसे आखिर में जो पीस हमने ख़रीदा उसको हम सबसे पहले इशू कर देते हैं। और फीफो के अंदर क्या होता है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो के अंदर ये होता है कि जो हमने पहले ख़रीदा उसको हमने पहले इशू किया, जो हमने बाद में ख़रीदा उसको हमने बाद में इशू किया, यानी कि बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज इसमें चल रहा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता लीफो के अंदर। और जो एवरेज कॉस्ट होता है इसमें क्या होता है, इसमें इशू करने से ताल्लुक़ नहीं होता। इसमें ये होता है कि तमाम यूनिट्स की हम सेम कॉस्ट ले रहे होते हैं, एक एवरेज निकाल रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 यूनिट्स ख़रीदे, 1 लाख के ख़रीदे, हो सकता है एक यूनिट हमने 1000 में ख़रीदा हो, एक यूनिट हमने 2000 में ख़रीदा हो, एक यूनिट हमने 500 में ख़रीदा हो। अब डिफरेंट कॉस्ट के ऊपर डिफरेंट यूनिट्स ख़रीदें, लेकिन जो तमाम 100 यूनिट्स की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1 लाख रुपीज़ एंड यूनिट्स आती है 100। तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से। जब 1 लाख से डिवाइड हो जाएगा 100 तो हमारे सामने जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट की वो आ जाएगी 1000 रुपीज़। तो एवरेज कॉस्ट दे देंगे। इसी वजह से अब इसमें ये एक इसको अच्छा मेथड समझा नहीं जाता, क्योंकि इससे एक एवरेज कॉस्ट निकल जाती है तमाम यूनिट्स की। जो हमने ख़रीदा हुआ होता है जिन कॉस्ट के ऊपर, वो कॉस्ट इससे पता नहीं चलती। अच्छा, नाउ द स्टेप्स फॉर परचेजिंग प्रोसेस। जो परचेजिंग का प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं। जब हम ख़रीदते हैं सामान तो उसके लिए सबसे पहले सप्लायर्स को सिलेक्शन की जाती है। कंपनी ज़ाहिर बात है रॉ मटेरियल या कोई भी सामान उठाएगी तो सबसे पहले सप्लायर्स को ढूंढना, उनकी सिलेक्शन करना कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं। फिर उसके बाद इवेल्यूशन करना कि सप्लायर कैसा है, उसकी एग्जामिनेशन करना, उसको चेक करना अच्छी तरह से। और उसके अलावा नेगोशिएशन करना, प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन करना। और फिर उसके बाद जब सप्लायर मिल जाए अच्छा तो उसकी मेंटेनेंस किया जाए, उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। जिस तरह कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, इस तरह सप्लायर्स के साथ भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है जो अच्छा सप्लायर होता है। नाउ द जस्ट इन टाइम, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हटके है। इसका मतलब ये है कि जब मटेरियल की ज़रूरत हो तब मटेरियल हमें मिल जाए। जो रिलायबल किस्म के सप्लायर्स होते हैं उनके थ्रू हम जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिले नहीं होता, जैसे ही मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है फ़ौरन मिल जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि इससे हम डिले से बच सकते हैं, हमारा कैश फ्लो फेवरेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, अनसर्टेनिटीज से हम बच सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में तो है ही कि जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, साथ में मार्केटिंग की में भी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। इस तरीके से कि एक कंपनी वाले एक स्टोर के अंदर जब सामान ख़त्म हो रहा है, अब ज़ाहिर बात है स्टोर का एक अपना रिकॉर्ड होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पूरा एक रिकॉर्ड चल रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी अवेलेबल है। तो उसका सारा रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कंपनी को एक्सेस मिल जाएगी। कंपनी वालों को पता चलता रहे कि कौन से स्टोर पे कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है, कौन सी प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है। अगर किसी तरह ये एक्सेस कंपनी वालों को मिल जाए तो कंपनी वाले फ़ौरन वहाँ वो प्रोडक्ट सप्लाई कर दें। तो मार्केटिंग में इस तरीके से JIT का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। और इस तरह से जैसे ही किसी स्टोर में कोई प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली होगी फ़ौरन वो प्रोडक्ट उनको मिल जाएगी। नाउ द जस्ट इन केस। जस्ट इन केस क्या है कि ये एक ट्रेडिशनल किस्म का कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ कभी कभी हमें टाइम पे जो है वो सप्लाई मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती। और रॉ मटेरियल भी कभी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता है और कभी नहीं मिलता। तो ये कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल किस्म का केस है, जबकि जस्ट इन टाइम जो है वो एक मॉडर्न टेक्निक है। नाउ द लेक्चर नंबर 37। इसमें सबसे पहले है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हो सकता है आप इस पर एक पूरा कोर्स भी पढ़ें अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल कर ली जाती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी कि टोटली तौर पे जो है वो क्वालिटी के ऊपर फोकस होता है, हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक्टिविटी के ऊपर जो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए परफॉर्म की जा रही होती है। नाउ द प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि मोर आउटपुट लेस इनपुट है। जितनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जितने कम इनपुट से उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। नाउ द क्वालिटी इज़ द फिटनेस फॉर यूज़। जितनी प्रोडक्ट फिट है यानी यूज़ के लिए, उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी क्वालिटी होती है। नाउ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में होता क्या है, एक इनपुट लिया जाता है रॉ मटेरियल वगैरह, ये इनपुट क्वालिटी इनपुट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उस पर प्रोसेसिंग होती है, यानी कि मशीन वगैरह के थ्रू लोग जो प्रोसेस करते हैं वो क्वालिटी प्रोसेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नाउ दी आउटपुट इज प्रोड्यूस। अब जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, जो चीज़ बन के आ रही है, अब उसकी क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में जाके उसकी चेकिंग की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है नहीं। अब जो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होती उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो क्वालिटी प्रोडक्ट होती है उसको अप्रूव कर लिया जाता है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम देखें, जो ट्रेडिशनल सिस्टम से हटके है, उसमें तो क्वालिटी इनपुट लिया जाता है, इनपुट ही क्वालिटी का लिया जाता है। जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो इनपुट ही
क्वालिटी का होगा, और फिर उस पर जो प्रोसेस किया जा रहा है, मशीनरी वगैरह जो लोग काम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा क्वालिटी प्रोसेस होता है। उसके ऊपर क्वालिटी प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद जो आउटपुट निकलता है तो वो क्वालिटी आउटपुट निकलता है, उसको किसी इंस्पेक्शन की, किसी चेकिंग की, किसी क्वालिटी कंट्रोल की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ डॉक्टर डेमिंग्स 14 पॉइंट्स। डॉक्टर डेमिंग्स ने यानी प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे, उसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? तो उन फीचर्स के मुताबिक पहला फीचर ये कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी की फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट करना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करे, वो उस फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए, कंटिन्यूस सिस्टम में ये लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दे दी एम्प्लॉय को तो वह ना हो, क्योंकि ट्रेनिंग के थ्रू ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव की जा सकती है। और मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वर्कर्स को क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आना चाहिए ताकि वो इम्प्रूव कर सकें प्रोडक्ट की क्वालिटी को, यानी कि क्रिएटिविटी हो उनके आइडियाज़ में, नए से नए हो। और it is important to ensure that a worker that new ideas will be encouraged, और इस बात की एश्योरेंस मिले वर्कर्स को कि उनके नए आइडियाज़ इनकरेज किए जाएंगे। अब जाहिर बात है जब वर्कर के नए आइडियाज़ इनकरेज किए जाएंगे तो वर्कर नए से नए आइडियाज़ लेकर आएंगे। अगर उनके नए आइडियाज़ को इनकरेज नहीं किया जाएगा तो वर्कर्स नए आइडियाज़ लाना छोड़ देंगे। और बैरियर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के दरमियान बैरियर है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का बिल्कुल ही कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उससे भी क्वालिटी ख़राब होती है प्रोडक्ट्स की। तो इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान बैरियर्स को ख़त्म हो जाना चाहिए और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए। नाउ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से होनी चाहिए? तो पहला तो सिलेक्शन स्टेज होता है जिसमें सिलेक्शन की जाती है एम्प्लॉय की। तो HR मैनेजर को इस बात को श्योर करना चाहिए कि क्वालिटी पीपल सिलेक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो क्वालिटी पीपल वो होते हैं जो क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। तो ऐसे लोगों की सिलेक्शन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और HR मैनेजर को देखना चाहिए कि जिस पर्सन को सिलेक्ट किया जा रहा है, जिस शख्स को, जिस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जा रहा है, उसका एटीट्यूड वही है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर्ड है या नहीं। नाउ दी एटीट्यूड्स इंक्लूड, अब वो एटीट्यूड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो एडाप्टेबल होना चाहिए, कंडीशंस को अडाप्ट कर सके, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्वालिटी के बारे में उसको कॉन्शियस होना चाहिए, और ऐसा पर्सन होना चाहिए जो टीम के अंदर वर्क कर सके, अकेले वर्क नहीं करे बल्कि वो टीम के अंदर वर्क कर सके। एंड देन द ट्रेनिंग स्टेज। ट्रेनिंग स्टेज में क्या, मैनेजर को ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को इन द फील्ड ऑफ, किन किन फील्ड्स के अंदर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की। क्वालिटी अवेयरनेस, क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस हो, आगाही हो, पता चले। क्वालिटी अचीवमेंट, यानी क्वालिटी को अचीव भी किया जा सके। एक तरफ तो क्वालिटी के बारे में पता चल गया और फिर क्वालिटी को अचीव किया जाए। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ कर सके एम्प्लॉई। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे टीम लीडिंग, माइंड एडजस्टमेंट, चेंजिंग पैराडाइम, अवॉइड बॉक्स थिंकिंग एंड डेवलपिंग क्रिएटिव आइडियाज़। नाउ द कंपनसेशन यानी कि रिवार्ड, जो वर्क का काम करने का रिवार्ड मिलता है वो, तो मैनेजर को डेवलप करना चाहिए स्पेशल सिस्टम्स कंपनसेशन के लिए। और इसमें क्या शामिल है कि कंपनसेशन शुड बी गिवन टू द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप को जो है कंपनसेशन देना चाहिए। नाउ दी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब, यानी कि इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस की एग्जामिनेशन करना कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो कलेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल होनी चाहिए, इंडिविजुअल वाइज नहीं बल्कि कलेक्टिव होना चाहिए। नाउ दी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करना, प्लानिंग करते वक्त भी, फिर प्लानिंग की जो प्लान बना है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी, यानी उसको अप्लाई करते वक्त भी, प्रॉब्लम एनालिसिस करते वक्त भी, यानी कि तज्जिया करना प्रॉब्लम्स का, और कंट्रोल के वक्त भी। और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में होता क्या है कि ग्राफिक्स को यूज़ किया जाता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, कि डेटा अगर लिखा हुआ होगा वर्ड्स के अंदर तो उसको वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, इंटरेस्टिंग उसको समझा नहीं जा सकता। जबकि ग्राफिक्स अगर यूज़ की जाएंगी तो जाहिर बात है डेटा अच्छी तरह समझ में आएगा। और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है हमारे सामने, बार चार्ट्स, ये आप बनाना सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के अंदर, बार चार्ट्स भी और पाई चार्ट्स भी। तो बार चार्ट्स जो है वो कुछ इसके अंदर बार्स होती हैं जो कंपैरिजन शो करती हैं, और पाई चार्ट जो है ये एक चार्ट होती है, सॉरी ये एक डायग्राम होती है 360 डिग्री की, जो डिफरेंट
चीज़ों की परसेंटेज शो करती है। तो ये दोनों चीज़ें आप स्टैटिस्टिक्स में सीखेंगे बनाना। और इसके अलावा फिश बोन डायग्राम होती है जिसको आप प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसको काओरू इशिकावा ने दिया था। ये फिश बोन की तरह ही होती है, जिस तरह से मछली का कांटा होता है उस तरह से होती है ये। और ये जो है वो शो करती है कॉस्ट और इवेंट का कॉस्ट, किसी इवेंट का जो है ये कॉस्ट शो करती है। नाउ द लेक्चर नंबर 38, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? अगर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी कुछ कॉस्ट आएगी मार्केट के अंदर, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब मुख्तलिफ़ तरह की कॉस्ट होती हैं। पहली जो कॉस्ट है वो है एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। ये तब फेस करना पड़ती है जब प्रोडक्ट जो है वो सेल हो चुकी है मार्केट के अंदर और उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो है वो कॉस्ट जो आती है वो आती है एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। यानी ये कॉस्ट तब आती है जब प्रोडक्ट सेल हो गई और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आना शुरू हुई है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसमें कॉस्ट इनकर्ड ऑन सेल रिटर्न। अब कस्टमर ने प्रोडक्ट ली, उसके बाद उसको प्रॉब्लम आई, उसने रिटर्न कर दी, तो जो सेल रिटर्न के ऊपर कॉस्ट आई। उसके अलावा रिपेयर कॉस्ट भी आ सकती है, रिपेयर भी करना पड़ सकती है प्रोडक्ट्स। कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करना पड़ सकती है, रिपेयर कॉस्ट भी आती है। जो रिटर्न गुड आया है, जो सामान वापस आ गया है बेचने वाला, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, उसके लिए भी कॉस्ट आ सकती है। उसके अलावा प्रोडक्ट को कभी कभी रिकॉल भी करना पड़ जाता है जब बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट में। उसके अलावा प्रोडक्ट लाइबिलिटी सूट्स भी हो सकता है। इंटरनल फेलर कॉस्ट कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड तो नहीं हुई मार्केट में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पता चल गया कि इसके अंदर ये फॉल्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कॉस्ट आ जाती है प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरनल फेलर कॉस्ट। अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ स्क्रैप है, कॉस्ट फॉर रीवर्क ऑन प्रोडक्ट है, यानी कि दोबारा उस पर काम किया जाएगा जब उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है। और इंस्पेक्शन ऑफ रीवर्क, उसकी भी कॉस्ट होती है। और कॉस्ट फॉर डाउन ग्रेडिंग, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ग्रेडेड बिलो स्टैंडर्ड ड्यू टू सम फॉल्ट, अगर प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड से नीचे गिर चुकी है अगर तो। एंड कॉस्ट फॉर फेलर एनालिसिस, पूरा एक फेलर एनालिसिस किया जाता है, एक तज्जिया किया जाता है। और इसके अलावा अच्छा एक और कॉस्ट जो है, अब एक और टाइप है कॉस्ट की, वो है अप्रेजल कॉस्ट, यानी कि चेकिंग करना। इसमें शामिल होती हैं डिफरेंट टाइप्स, जैसे डिफरेंट कॉस्ट, जैसे कि इंस्पेक्शन की कॉस्ट, चेकिंग की कॉस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की कॉस्ट, लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराई जाती है प्रोडक्ट। और जो लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है उनकी भी मेंटेनेंस होती है, उनकी भी एक कॉस्ट होती है। और कैलिब्रेशन की जाती है उन इक्विपमेंट्स की, यानी कि वो सही नाप सकें इक्विपमेंट्स। और अच्छा अब एक कॉस्ट है प्रिवेंशन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो फॉल्ट आने से पहले ही रोक दिया जाए, प्रोडक्ट ऐसी बनाई जाए कि फॉल्ट आने से पहले ही उसको रोक दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी प्रिवेंट कर दिया जाए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ऐसी कॉस्ट शामिल है जिसके ज़रिए एक प्रिवेंटिव किस्म का नेटवर्क बनाया जाए, कि ऐसा नेटवर्क बना लिया जाए कि प्रोडक्ट ऐसी प्रोड्यूस हो रही हो जिसमें कोई फॉल्ट ही ना आ रहा हो। तो ये कॉस्ट इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा मैनेजेरियल वर्क फॉर क्वालिटी, कुछ मैनेजेरियल वर्क किया जाए क्वालिटी के लिए, जिसमें क्वालिटी प्लानिंग है और ट्रेनिंग है। क्वालिटी प्लानिंग की जाए और साथ में ट्रेनिंग की जाए, जो मैनेजर्स ने काम करना है वो ये है। एंड देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉस्ट फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस के लिए भी एक कॉस्ट आती है, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए भी कॉस्ट आती है। और मेंटेनेंस की जाती है मशीनरी के इक्विपमेंट की। जारी बात है अगर मशीनरी और इक्विपमेंट मेंटेन होंगे तो फॉल्टी प्रोडक्ट्स नहीं बनेगी। अगर मशीनरी और इक्विपमेंट्स मेंटेन नहीं होंगे तो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बनेंगे। और उसके अलावा एक्सपर्ट्स को हायर किया जाए, एक्सपर्ट्स अगर होंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेगी और फिर उसमें फॉल्ट्स नहीं आएंगे। नाउ द ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अब ये ISO आपने अक्सर प्रोडक्ट्स पे देखा होगा कि वो ISO सर्टिफाइड होती हैं। तो ISO का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है सेट ऑफ सिस्टम टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक स्टैंडर्डाइज किस्म का एक सिस्टम है जिससे सेट ऑफ सिस्टम जो है मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड है तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ सिस्टम्स को फॉलो कर रही है, और उन सिस्टम्स की वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनेगी। यानी कि अगर ISO सर्टिफाइड एक प्रोडक्ट है तो उसका मतलब ये कि वो प्रोडक्ट किसी सिस्टम के थ्रू बनी है, और वो सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनती है। नाउ दी ISO 14000, अब कई सारे ISO हैं, तो ISO 14000 क्या है? ये ISO सिस्टम के सिस्टम फॉर एनवायरनमेंट, ये वाला जो ISO ये एनवायरनमेंट के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एनवायरनमेंट के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। नाउ दी वैल्यू चेन मैनेजमेंट। वैल्यू चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है तमाम वो एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म्ड होती हैं और वर्क
मतलब वर्क परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड आर वर्किंग इन अ चेन, और वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेन के अंदर वर्क कर रही होती हैं, एक चेन बनी होती है पूरी की पूरी, ताकि प्रोड्यूस कर सकें वैल्यू प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा सके जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि वैल्यू चेन मैनेजमेंट, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ वर्क कर रही हैं वो चेन में एक्टिविटीज़ वर्क कर रही हैं और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रही है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, इसी वजह से हम कहते हैं इसको वैल्यू चेन मैनेजमेंट। नाउ द लेक्चर नंबर 39, इसमें सबसे पहले है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का क्या मतलब है? कंपैरिजन विद अदर्स, यानी ख़ुद हमारे पास कोई एक पैमाना नहीं है, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से। और कंपैरिजन किन किन चीज़ों में होता है? प्रोडक्ट्स का, अपनी प्रोडक्ट का अपने कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से कंपैरिजन करना, अपने प्रोसेसेस का कंपैरिजन करना, इंस्ट्रूमेंट्स का कंपैरिजन करना, और कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का। ज़ीरो डिफेक्ट लेवल क्या है? ये वो स्टेज होती है जब कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, ना प्रोडक्ट के अंदर, प्रोसेस के अंदर, ना ऑर्गेनाइजेशन में। उस लेवल पे एक कंपनी पहुंच जाती है जब किसी प्रोडक्ट में भी कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा, प्रोसेस में भी नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं आ रहा। नाउ द कंसिडरेशन इन बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं? तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन की जाती है उन प्रोसेसेस की जिनको बेंचमार्क किया जाए, जिनका कंपैरिजन किया जाए। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है सेल फोरकास्टिंग, यानी प्रेडिक्शन सेल की। इसके अलावा प्राइसिंग, इसका कंपैरिजन, डिस्ट्रीब्यूशंस का, मेंटेन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड टेक्नोलॉजी। तो ये प्रोसेसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना जो बेंचमार्क होंगे। उसके बाद की वेरिएबल जो है इन अ प्रोसेस, जो की वेरिएबल हैं, जो की फैक्टर्स हैं प्रोसेस के अंदर, जैसे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का जो शेप है वो, उसका कलर, साइज़, वेट, एंगल और उसकी परफॉर्मेंस। और इसके अलावा दूसरे की वेरिएबल में सेलिंग एंड मार्केटिंग है। सेलिंग एंड मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कॉस्ट। अब कॉस्ट जो है वैरायटी ऑफ हेड्स इन कॉस्टिंग। और उसके अलावा फिर प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी कितनी है हमारी, और मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, और टाइमलीनेस, बहुत सी चीज़ों के लिए जारी बात है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट होना, फ़र्क होना, एंड दी परचेजिंग। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट प्लान, बेस्ट प्लान की आइडेंटिफिकेशन करना, जो एक बेस्ट प्लान है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, और अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना, और ये देखना कि कहाँ पर गैप आ रहा है, और जो गैप आ रहा है जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर ऐसे एक्शन लिए जाए कि उस गैप को ब्रिज किया जा सके, फुलफ़िल किया जा सके। नाउ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेंचमार्किंग को करना चाहिए जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो मार्केट में, तभी वो कंपैरिजन करें, बेंचमार्किंग करें यानी कंपैरिजन करें। और एंटायरली टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी बेंचमार्किंग हो सकती है, यानी कंपैरिजन हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क करना चाहिए अपना प्रोसेस या प्रोडक्ट जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ, किसी भी क्लास में जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके साथ। और बेंचमार्किंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ हो सकती है। नाउ द लेक्चर नंबर 40, कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर प्लेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन होना। और कम्युनिकेशन जो है वो ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अब जो फ्लो करती है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपवर्ड भी फ्लो करती है और डाउनवर्ड भी। अपवर्ड से मतलब ऊपर की तरफ फ्लो करती है और डाउनवर्ड करती है नीचे की तरफ। ये ऊपर और नीचे किस तरह फ्लो करती है इसकी डिटेल आपको आगे समझ में आती जाएगी। तो इसको समझने के लिए पहले समझना ज़रूरी है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का जो हायरार्की है वो किस तरह से है। तो अब सबसे ऊपर जो मैनेजमेंट होती है वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, जिसको टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो उसमें डायरेक्टर्स होते हैं और सीनियर मैनेजर्स होते हैं। और लोअर लेवल की मैनेजमेंट जो होती है उसमें ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। तो ये 3 लेवल हैं मैनेजमेंट के। अब अगर हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है वो उसमें फ़्लो जो होता है कम्युनिकेशन का वो टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि टॉप मैनेजर से मिडिल और लोअर मैनेजर की तरफ इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। जबकि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन का फ्लो होता है बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर। इनके जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो करती है
low level managers to middle level manager and the higher level manager. Now the internal versus external communication. तो internal communication का मतलब है कि communication जो organization के अंदर हो रही है. External communication means the communication with the outside bodies, यानी दूसरी organization के साथ जो communication होती है वो external communication कहलाती है. Now the process of communication. Two parties for communication are the sender and the receiver. दो parties involved होती हैं जब communication होती है. और sender कौन होता है? वो person या organization जो कम्युनिकेट्स करता है, जो मैसेज सेंड करता है, उसको हम सेंडर कहते हैं. एंड द रिसीवर इज़ द वन, द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हु रिसीव्स द मैसेज. रिसीवर जो है रिसीव करता है मैसेजेस को. कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है ये. नाउ द एनकोडिंग वर्सेस डिकोडिंग. जब कम्युनिकेशन होती है तो उसमें एनकोड किया जाता है मैसेज को और फिर डिकोड किया जाता है. तो एनकोडिंग जो है वो उसका मतलब ये है कि कन्वर्जन कर लेना, मैसेज को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देना कि वो समझ में आ सके, तो उसको हम कहते हैं एनकोडिंग करना. और एनकोडिंग कौन करता है? सेंडर करता है. इसी वजह से सेंडर को एनकोडर भी कहा जाता है. जबकि डिकोडिंग का मतलब ये है कि जो मैसेज रिसीव हुआ है उसको मीनिंग देना अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और एजुकेशन की बेस पे. तो उसको हम कहते हैं एनकोडिंग करना. और रिसीवर ही उसको डिकोड. सो रिसीवर ही डिकोड करता है मैसेज को और इसी वजह से रिसीवर को डिकोडर कहा जाता है. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि एनकोडर और डिकोडर का क्लाइमेट जो है वो सेम हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर सेंडर ने मैसेज जो है वो अपने हिसाब से भेजा है और जो रिसीवर है उसने अपने हिसाब से उसको मीनिंग दी है, दोनों ने अपने अपने हिसाब से डिफरेंट मीनिंग दी हैं उन मैसेजेस को, तो ज़ाहिर बात है जो मैसेज सेंडर ने भेजा है रिसीवर ने उसका मतलब कुछ और ले लिया है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी. फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाएगी जो मैसेज सेंडर ने भेजा है रिसीवर भी उसको उसी तरह ही समझे. सो जार्गन्स क्या होते हैं? ये पार्टिकुलर वर्ड्स, ये वर्ड्स होते हैं किसी एक पार्टिकुलर प्रोफेशन के कुछ ख़ास वर्ड्स को हम जार्गन कहते हैं. वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, दो तरह की कम्युनिकेशन है. तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो रिटन या ऑरल कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर वर्ड्स यूज़ होते हैं, चाहे वो रिटन हो, लिखी हुई हो, चाहे वो बोल रहे हों. अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है जो ऑरल कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ. और जो आपको लिखा हुआ ये दिखाई दे रहा है ये तमाम जो है ये रिटन कम्युनिकेशन है. यानी जितनी भी कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूँ आपके साथ ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, रिटन और ऑरल दोनों मिला के. जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसके अंदर वर्ड्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, जैसे अपीयरेंस है, कलर्स हैं, साउंड्स है, स्मेल है, टच है, साइलेंस है एंड द बॉडी लैंग्वेज. ये तमाम चीज़ें जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं. सो नाउ द लेक्चर नंबर 41, द वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. द सोर्सेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी. तो कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? वो है बॉडी लैंग्वेज. सो बॉडी लैंग्वेज यूज़ होती है जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है. और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? पोस्चर्स भी शामिल है और साथ में जेस्चर्स भी. पोस्चर यानी बॉडी पोस्चर और जेस्चर से मुराद इशारे वगैरह. उसके अलावा फेस, यानी फेस में जो सबसे अहम चीज़ है वो है आईज़, यानी आई कांटेक्ट के थ्रू भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. और स्माइल, जब कोई शख्स स्माइल देता है तो उससे भी हमें पता चल जाता है उसके मैसेज का. अच्छा, तो अब है चैनल. चैनल का क्या मतलब है? चैनल से मुराद वो कैरियर जो कैरी करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है मैसेज सेंडर से रिसीवर तक. यानी सेंडर से रिसीवर तक जो चीज़ मैसेज लेके जाती है उसको हम चैनल कहते हैं. और चैनल जो है कोई लेटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, फैक्स भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है जो मैसेज कैरी कर रहा हो. नाउ द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन इज, फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है? अब फ्लो को समझने के लिए पहले एक चीज़ समझने है कि सेंडर को मैसेज पहुंचाना है रिसीवर तक, लेकिन अब वो डायरेक्टली नहीं पहुंचता कि वो ऐसे ही पहुंच गया. उसके लिए सबसे पहले मैसेज होता है. सेंडर के पास कोई एक मैसेज होता है जिसको वो कम्युनिकेट करता है. और कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रहा होता है? वो एक चैनल के थ्रू होता है. और चैनल क्या है वो आपको भी बताया गया है. एक कैरियर होता है जो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है और कई सारे चैनल्स हो सकते हैं जैसे कि लेटर वगैरह. और उसके बाद फिर चैनल के थ्रू मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुँच जाता है. तो इस तरीके से फ्लो होता है कम्युनिकेशन का. नाउ द नॉइज़ क्या है? नॉइज़ में तमाम वो फैक्टर्स आते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं ये, और ये जो मैसेज होता है उसको डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं. इसमें आवाज़ें भी शामिल हो सकती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जार्गन्स भी शामिल हो सकती हैं जो समझ में नहीं आ रहे हो, जिससे मैसेज जो है डिस्टॉर्ट हो रहा हो. नाउ द लेटर वर्सेस मेमोरेंडम. लेटर इज़ रिटन कम्युनिकेशन फॉर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो लेटर के थ्रू होती है, यानी बाहर. ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी से रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे तो वो लेटर के थ्रू करेंगे. और अगर रिटर्न कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी तो वहाँ लेटर नहीं लिखे जाएंगे, ज़ाहिर बात है वहाँ मेमोरेंडम लिखा जाएगा. नाउ द टाइप्स ऑफ लेटर आर इंक्वायरी लेटर,
रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर, पहले इंक्वायरी की जाती है किसी चीज़ की तो इंक्वायरी लेटर भेजा जाता है, फिर उसी के उसका जवाब दिया जाता है तो रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर, और फिर उसके अलावा ऑर्डर देने के लिए चीज़ों का ऑर्डर लेटर लिखा जाता है, कोई कंप्लेन हो तो कंप्लेन लेटर लिखे जाते हैं, एंड दी एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है। और मेमोरेंडम के अंदर इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, लेटर्स में नॉर्मली फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है क्योंकि लेटर आउटसाइड भेजे जाते हैं, जबकि मेमोरेंडम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होते हैं। नाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म, एक फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से अरेंज किया जा सके कि उसको यूज़ किया जाए डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए, यानी डिसीजन बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाए। नाउ द इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अरेंजमेंट करना इन्फॉर्मेशन को, लेकिन इस तरीके से अरेंजमेंट करना इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म में कि वो मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल हो सके। तो जो मैनेजमेंट के लिए जब इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी तो उसको इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट कहेंगे। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेजर? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है इन्फॉर्मेशन मैनेजर, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज करता है उसी और इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इन्फॉर्मेशन को। तो अब जो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन किन किन लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, चीज़ें बन रही है, उसका जो हेड है उसको ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन को। मार्केटिंग के लोगों को ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन को, जाहिर बात है रिसर्च वगैरह वो करते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है। और प्लानिंग करने वाले जो लोग होते हैं, मैनेजमेंट ही ज़्यादा तौर पर प्लानिंग कर रही होती है, तो जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की। नाउ द डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन, तो डेटा वर्सेस अगर हम इन्फॉर्मेशन देखें दोनों में क्या फ़र्क है? तो डेटा एक तरह से आप समझ लें कच्ची चीज़ है और इन्फॉर्मेशन पकी हुई चीज़ है। तो डेटा का मतलब ही ये है कि रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हम डेटा कहते हैं, और उन्हीं रॉ फिगर्स और फैक्ट्स को अगर हम एक मीनिंगफुल शेप दे दें, एक मीनिंगफुल किस्म की मतलब उससे हम बनाएं तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नाउ वाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि फ्रीक्वेंट यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन का, इस वजह से ज़रूरी है, नई टेक्नोलॉजी की वजह से ज़रूरी है, नए इनोवेशंस जो हो रही हैं ज़्यादा हो रही हैं, प्रोसेसेस आ रहे हैं, मेथड्स हैं, उसकी वजह से। उसके अलावा नई कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं, टेलीफोन है, इंटरकॉम है, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके अलावा डिजिटल बिजनेस सिस्टम है। अब तो आज के दौर में तो डिजिटल बिजनेस सिस्टम यूज़ होता है, एंड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ये डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या, ये जो एक ग्लोबल नेटवर्क को कहते हैं, यानी पूरी दुनिया का एक नेटवर्क जो यूज़ किया जाता है सेंडिंग करने, रिसीविंग और सेंडिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन ग्लोबली, पूरी दुनिया में इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज़ होता है ये ग्लोबल नेटवर्क। और क्विकली और इकोनॉमिकली, यानी सस्ते और जल्दी इन्फॉर्मेशन भेजी और रिसीव भी की जा रही है दुनिया भर में, और सस्ती और जल्दी। नाउ द लेक्चर नंबर 42, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम को एप्लीकेबल किया जाए, अप्लाई किस तरीके से किया जाए। तो सबसे ये समझना ज़रूरी है कि अब जो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें चेंजेस आ रही हैं। जैसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके अंदर कम्युनिकेशन, यूनिफॉर्म किस्म की कम्युनिकेशन होती है तमाम पार्ट्स में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी सेम एक किस्म की कम्युनिकेशन होती है। उसके अलावा मोर फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसमें मोर डाइवर्सिफाइड कम्युनिकेशन पैटर्न है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किस्म का कम्युनिकेशन पैटर्न होता है। और आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंस है, वो मोर एम्पावर्ड हैं। तो ये चीज़ें जो है चेंजेस जो आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये चेंजेस आ रही हैं। अब है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है क्या? ये एक सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसके रिसोर्सेज को प्लान करने में कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज़ करते हुए। असल में ये एक सॉफ्टवेयर है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को। अब जाहिर बात है जब सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर तो यूज़ करेगा, इसी वजह से कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करता है। और रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं जिसकी प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है सॉफ्टवेयर से? वो होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि पैसा, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज से। तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कई सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए होता है, और लोअर मैनेजमेंट के लिए भी होता है। और डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बात करें तो सेपरेट इंफॉर्मेशन डिज़ाइन हुआ है हर डिपार्टमेंट के लिए। नाउ द फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के मुताबिक भी। नाउ द नॉलेज वर्कर कौन होता है? ये वो पर्सन है जो अपनी नॉलेज को यूज़ करता है डिसीजन मेकिंग के लिए भी और क्रिएटिविटी के लिए भी। नाउ द कंसिडरेशंस ऑफ यूज़र फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़र्स करना होता है कि टॉप मैनेजर है, मिडिल मैनेजर, लोअर मैनेजर, एंड द फंक्शनिंग एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। MIS विच इज़ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS क्या है? ये वो सिस्टम है जो हेल्प करता है
मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में डिसीजन बनाने में, डिसीजन मेकिंग में, इसको हम कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ द मार्केट रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिफरेंस। तो मार्केट रिसर्च प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन किसी भी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी एक ख़ास प्रॉब्लम के बारे में। जब रिसर्च होती है मार्केट में, तो मार्केट रिसर्च से एक ख़ास प्रॉब्लम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जबकि MIS से क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये पहले भी आपको बताया था कि MIS का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग के अंदर मदद करती है मैनेजमेंट की। Now the decision support system, which is the DSS, so it is a system which support the decision of the management. So this system actually supports the decision of the management, that's why it is called the decision support system. ये सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है मैनेजमेंट के डिसीजन को, इसी वजह से हम इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। नाउ द एग्जीक्यूटिव डिसीजन सिस्टम, जिस तरह से मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है, अब ये है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। इसको एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है या एग्जीक्यूटिव डिसीजन सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये वो सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए नहीं, बनाने के लिए। सो इट इज़ द सिस्टम विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एग्जीक्यूटिव्स फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ द कंप्यूटर नेटवर्क। सो व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स इफ़ वी लिंक कंप्यूटर टुगेदर, इट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कई सारे कंप्यूटर्स को या कुछ कंप्यूटर्स को आपस में अगर हम लिंक कर देंगे तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क है, इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। ये यानी ये कई सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क है इंटरनेट। दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, तो इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये है कि कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएँ। अक्सर आपने शायद देखा हो ऑफिस के अंदर कि कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक्ड हुए होते हैं, तो वो उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंट्रोल्स, डेटाबेस, पीपल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये तमाम कंपोनेंट्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम डिटेल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। सो व्हाट इज़ द हार्डवेयर? हार्डवेयर इट इज़ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। वी कैन सी, वी कैन टच। हार्डवेयर वो हिस्से होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर कौन से हिस्से होते हैं? सॉफ्टवेयर से मुराद इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू डू समथिंग। अब जो सॉफ्टवेयर CS के जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा समझ सकते हैं। इसका मतलब ही है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि कंप्यूटर से कोई चीज़ करवाई जा सके। हर सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर से एक ख़ास काम करवा रही होती हैं। और आइकन्स की अगर हम बात करें तो आइकन्स तो आप सब ने ही देखे होंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी, फ़ोन की भी स्क्रीन पे। तो आइकन्स हैं क्या? ये कुछ ग्राफिक्स की डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है जिस तरह से। तो ये एक डिज़ाइन है ग्राफिक्स का, जिसको इसीलिए डिज़ाइन किया गया होता है ताकि यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके कंप्यूटर को या फ़ोन को। नाउ द कंट्रोल्स, कंट्रोल मेक द कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स। कंट्रोल से क्या होता है, कंप्यूटर उसी तरह काम करता है जो प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं उसके मुताबिक। नाउ व्हाट इज़ द अकाउंटिंग? सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो अकाउंटिंग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। कारोबार की एक ज़बान को हम अकाउंटिंग कहा जाता है। हर कंट्री की अलग ज़बान होती है, इंसानों की अलग ज़बान है, जानवरों की अलग ज़बान है। तो इसी तरह से कारोबार की भी एक अलग ज़बान है, कंप्यूटर की भी अलग ज़बान होती है। जो CS के स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसी तरह कारोबार की ज़बान को हम अकाउंटिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक अकाउंटिंग जो है एक सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। जो चीज़ रिकॉर्ड की उसकी फिर क्लासीफाई कर दिया, उसको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। फिर उसके बाद जो क्लासेस हमने बनाई, क्लासीफाइंग किया, उसको हम एनालाइज़ करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। फिर उसके बाद हम समराइजिंग कर रहे होते हैं, यानी समरी बना लेते हैं। जो डिटेल बहुत बड़ी होती है उसकी एक समरी हमने एक बना ली। उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन क्या है? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन से मुराद वो तमाम इन्फॉर्मेशन जहाँ मॉनेटरी एक्सचेंज होती है। मॉनेटरी एक्सचेंज से मुराद क्या? यानी कि सामान बेचा, उसके बदले पैसा लिया, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। इसको हम मॉनेटरी एक्सचेंज कहते हैं। नाउ द जनरल जर्नल इट इज़ द बुक इन विच ऑल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर इज़ रिकॉर्डेड। जनरल नेचर की इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड हो रही होती है, इसी वजह से इसको जनरल जर्नल कहा जाता है। अब ये किस तरीके का होता है इसकी डिटेल आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे।
नाउ द लेजर, अब जनरल जर्नल के बाद लेजर बनता है। लेजर भी एक बुक है जिसमें एक इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। अब जनरल जर्नल में जो इन्फॉर्मेशन बन गई, रिकॉर्ड हुई है, उसी इन्फॉर्मेशन को लेजर के अंदर कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा। तो अब जैसे कैश से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसको कैश की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, बैंक से रिलेटेड जितनी होगी उसको बैंक की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल जो होगा वो अकाउंट रिसीवेबल की। तो डिफरेंट कैटेगरी के मुताबिक हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे। तो ये इसकी जो डिटेल आएगी किस तरीके से ये सब होगा वो तो आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। नाउ द लेक्चर नंबर 43। सो accounting period. What is the accounting period? It is the time span in which accounts are terminated. सिंपल वर्ड में कहा जाए तो अकाउंटिंग पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। नाउ द समराइजिंग, अगर हम समराइजिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग का मतलब होता है समरी ऑफ ऑल रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। तमाम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की समरी को हम समराइजिंग कहते हैं, यानी समराइज़ कर दिया हमने एक समरी बना दी। अब है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये वो स्टेटमेंट है जो शो करता है पोजीशन रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस की या फिर प्रॉफिट और लॉस की, कि कंपनी के पास कितना रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं या प्रॉफिट है या लॉस है। तो इन तमाम चीज़ों की पोजीशन शो करता है इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट का मतलब है कि रेवेन्यू ज़्यादा होना, एक्सपेंडिचर कम होना, यानी आमदनी ज़्यादा होना और ख़र्चे कम होना, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। और लॉस इसका रिवर्स है, इसकी उलट है। एक्सपेंडिचर आर मोर देन द रेवेन्यू इज़ लॉस, यानी ख़र्चे ज़्यादा होना और आमदनी कम होना, उसको हम कहते हैं लॉस। अकाउंटिंग जो है वो कारोबार की ज़बान है, ये आपको पहले भी बताया है, क्योंकि ये इनर स्टोरी बताती है बिज़नेस की, कारोबार की अंदरूनी कहानी इससे पता चलती है, इस वजह से इसको बिज़नेस की ज़बान भी कहा जाता है। नाउ द अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग, अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक हो सकता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर फ़र्क ये है कि बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड की जाती है इन्फॉर्मेशन बुक्स के अंदर। अब एक जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है बुक्स के अंदर उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, इसी वजह से उसको बुक कीपिंग कहा जा रहा है, क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। अब बुक्स कौन कौन सी हैं? जनरल जर्नल, जनरल लेजर वगैरह। नाउ इन द अकाउंटिंग अ पिक्चर इज ड्रॉन फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिकॉर्ड इन द बुक्स। जो बुक कीपिंग के अंदर जो बुक्स में रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन, अब उससे जो पिक्चर ड्रॉ हो रही है वो अकाउंटिंग कहलाई जाती है। नाउ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये भी एक सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तमाम स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। और ये प्रोवाइड करता है टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वक्त पे अवेलेबल भी होती है और सही भी होती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग विच आर मेंशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो दो तरह की अकाउंटिंग की टाइप्स हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज़र्स यूज़ करते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग की इंटरनल यूज़र्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं और एक्सटर्नल यूज़र जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं। ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग अकाउंटिंग के बाद होती है। ऑडिटर्स तब आते हैं जब अकाउंटेंट्स का काम पूरा आता है। इसका मतलब है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, उसका सिस्टमेटिक तौर पे एक एग्जामिनेशन किया जाए, उसका इवैल्यूएशन किया जाए, चेक किया जाए कि इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। नाउ द अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग तो कंसर्न होती है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से कंसर्न होता है अकाउंटेंट्स को, जबकि ऑडिटर्स जो होता है उसका कंसर्न होता है कि वो एग्जामिनेशन करे उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कि वो इन्फॉर्मेशन सही है नहीं, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। नाउ द टाइप्स ऑफ ऑडिटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द एक्सटर्नल्स आर दोज who are not the employees of the organization, these are not the workers of the organization। ये किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। नाउ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल जो यूज़र्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, और जो मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है इंटरनल यूज़र्स को। तो अब जो यूज़र्स हैं वो कौन कौन से होते हैं आखिर? तो अब जो यूज़र्स होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, ऑनर्स होते हैं। ऑनर्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और एक पार्टनर्स होते हैं। तो ये तो हो गए इंटरनल यूज़र्स। और जो एक्सटर्नल होते हैं उनमें बैंक्स शामिल हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ शामिल है जैसे FBR वगैरह, और उसके अलावा गवर्नमेंट। तो ये तमाम जो है वो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के। नाउ द गैप,
which is the generally agreed accounting principle. So what is the gap? It is the principle of accounting. These are principles of accounting which are accepted all over the world. ये कुछ principles हैं accounting के जो पूरी दुनिया में accepted है, कुछ standard हैं accounting के जो दुनिया भर में accepted है. Now the lecture number 44. सबसे पहले इसमें है accounting equation. अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है, यानी जो इक्वेशन है असल में वो है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी. सिंपल यही है अकाउंटिंग इक्वेशन. लेकिन अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन की जो डिटेल है वो काफ़ी लंबी है. अब एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज़ के बराबर है. देखा जाए तो असल में एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज़ के बराबर है. लेकिन लाइबिलिटीज़ दो तरह की हैं. एक लाइबिलिटी टूवर्ड ऑनर. जो लाइबिलिटी टूवर्ड ऑनर है वो तो है ऑनर्स इक्विटी, उसको ऑनर्स इक्विटी लिखा जाता है. और लाइबिलिटी टूवर्ड्स अदर पार्टीज उसको लाइबिलिटीज़ लिखते हैं. यानी कि क्या मतलब बना, यानी कि जो एसेट्स है, जो असासा मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, जो भी XYZ, अब वो जितने भी एसेट्स मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो दो तरह की लाइबिलिटीज़ से बनते हैं. एक तो वो जो पैसा ऑनर ने लगाया. लाइबिलिटी टूवर्ड ऑनर्स का मतलब ये है कि जो पैसा ऑनर ने लगाया, जो ऑनर्स इक्विटी है, जो पैसा ऑनर ने लगाया या तो उससे एसेट्स बना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जो अदर पार्टीज़ हैं उनके पैसों से एसेट बना. तो दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी. इसी वजह से एसेट्स हमेशा बराबर होगा लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के. अब ये अदर पार्टीज़ को जो लाइबिलिटीज़ होती हैं इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सामान उधार पे ख़रीदा वो भी हो सकता है, बैंक से कुछ लोन लिया वो भी हो सकता है. तो ये तमाम वो लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आ जाती हैं. और जो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो ऑनर्स इक्विटी के लाया जाता है. तो इन दोनों को मिलाएंगे तो वो हमेशा एसेट्स के बराबर होगा, यानी जो असासे मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके बराबर होगा ये अमाउंट हमेशा. नाउ द एसेट्स से मुराद क्या क्या है, अब आपके सामने डिटेल आएगी तो आप और समझ जाएंगे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एसेट्स का मतलब कैश या एनी थिंग विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू द कैश. कैश या ऐसी चीज़ जो कैश में ईजिली कन्वर्ट हो जाए उसको हम एसेट्स कहते हैं. और उसके अलावा एसेट्स ऑन करती है कंपनी, कंपनी की मिल्कियत होती हैं. तो कैश तो है ही एसेट. इसके अलावा बिल्डिंग, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये तमाम चीज़ें भी एसेट्स हैं, कंपनी के असासे हैं. टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के कई सारी टाइप्स हैं. टेंजिबल एसेट्स जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये फिज़िकल टेंजिबल एसेट्स कहलाए जाते हैं, जो कि फ़िज़िकल एसेट्स होते हैं. नाउ द इंटेंजिबल एसेट्स, दीज आर नॉट फिजिकल एसेट्स, वी कैन नॉट टच और सी. हम इनको टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस है. जैसे गुडविल है, गुडविल को कोई देख नहीं सकता ना टच कर सकता है. असल में गुडविल है क्या, रेपुटेशन है बिजनेस की जो कई साल काम करके अर्न हुई है. नाउ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मतलब तमाम पेबल्स, जो चीज़ें अदायगी करनी है, जो वाजिबात हैं, तमाम वो क्लेम्स या ऑब्लिगेशन जो कंपनी के अगेंस्ट हैं. अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है. लोन फ्रॉम बैंक, जैसे मैंने पहले बताया कि बैंक से लोन लिया है. सप्लायर को पेबल यानी कि उधार पे कोई सामान ख़रीदा है सप्लायर से. और यूटिलिटी बिल्स पेबल, जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स होते हैं वो भी लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाते हैं. नाउ द ऑनर्स लाइबिलिटी, ऑनर्स लाइबिलिटी मीन्स द मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस. जो पैसा ऑनर ने लगाया है बिज़नेस के उसको हम कहेंगे ऑनर्स लाइबिलिटी. और उसको कैपिटल भी कहा जाता है. कैपिटल जो सरमाया लगाया है तो इसको ऑनर्स लाइबिलिटी कहा जाता है. ऑनर्स इक्विटी इज़ द राइट ऑफ द ऑनर इन द बिजनेस. जो ऑनर का राइट है बिजनेस में उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी. नाउ द डबल एंट्री सिस्टम. अब ये डबल एंट्री सिस्टम, एक तो है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम इसी वजह से कहा जाता है कि हर ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट. हर डेबिट के लिए कोई ना कोई क्रेडिट है और हर क्रेडिट के लिए हमेशा ही डेबिट है. और डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं. और इस अब ये किस तरीके से होता है पूरी डिटेल आप इसकी अकाउंटिंग में पढ़ेंगे. लेकिन ये बात समझने की है कि हमेशा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में या डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट, और हमेशा ये दोनों बराबर होते हैं. नाउ दी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या है? ये एक शीट है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो शो करता है बैलेंसेस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के. लाइबिलिटी, और इससे पता चलता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ मौजूद हैं. और बैलेंस शीट असल में है क्या, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की ही एक तरह से डिटेल है. इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? टाइटल में सबसे पहले आता है कंपनी का नाम, नेम ऑफ स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट है, फिर पीरियड कौन से ईयर के लिए बन रही है. उसके बाद फिर इसमें एसेट साइड है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी. अब बैलेंस शीट को देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले नाम आया कंपनी का, फिर बैलेंस शीट आया, फिर एज ऑफ दिसंबर 31, 2004 डेट आ गई. फिर एसेट साइड में तमाम एसेट्स जितने भी हैं उनका लिखा गया है,
टोटल करंट एसेट लिखा गया है, फिर फिक्स्ड एसेट लिखा गया है। तो जितने भी किस्म के एसेट्स हैं उन तमाम एसेट्स की यहाँ डिटेल दी गई है और नीचे टोटल एसेट्स लिख दिया गया है। और फिर लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी में लाइबिलिटीज़ लिखी गई हैं, दोनों तरह की लाइबिलिटीज़, करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और उनका टोटल लिखा हुआ है। उसके अलावा ऑनर्स इक्विटी लिखा हुआ है, ऑनर्स इक्विटी का टोटल लिखा हुआ है। और फिर जब दोनों को मिला दिया लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी को, तो जो अमाउंट आ रहा है वो एसेट साइड के बराबर आ रहा है। तो जिस तरह से एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी अकाउंटिंग इक्वेशन में है, वही चीज़ बैलेंस शीट शो कर रही है डिटेल में। तो बैलेंस शीट उसी चीज़ की पूरी डिटेल शो कर रही है। नाउ द ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस जो है वो बनता है जनरल लेजर के बाद। जनरल जर्नल बना, उसके बाद जनरल लेजर बना, जनरल जर्नल में रिकॉर्ड किया, जनरल लेजर के अंदर हमने उसको क्लासिफाई किया। एंड ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, हर जनरल लेजर का जो बैलेंस है वो लेके हम उसकी एक शीट बना लेते हैं, उसको लिख दिया जाता है। जो बैलेंस डेबिट है उसको डेबिट साइड पे लिख देते हैं, जो बैलेंस क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। और जब ट्रायल बैलेंस अगर पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि काफ़ी हद तक इसमें एरर नहीं है जो कुछ हमने रिकॉर्ड किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नाउ दी ट्रायल बैलेंस एरर्स। तो अब ट्रायल बैलेंस बनता तो एरर के लिए, लेकिन एरर को चेक करने के लिए, लेकिन ट्रायल बैलेंस की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर ट्रायल बैलेंस हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट फ्री फ्रॉम एरर है, उसका ये मतलब नहीं होता। जो अब सिर्फ ये बात पता चल जाती है कि कई सारे एरर्स जो है वो मौजूद नहीं है। नाउ द लेक्चर 45 विच इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो ऑफ दिस कोर्स। सो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है ये आपको अब तक काफ़ी हद तक तो समझ में आ गया होगा। इनकम स्टेटमेंट जो है ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है और एक स्टेटमेंट भी इसको कहा जा सकता है, जिससे हमें पता चलता है इनकम के बारे में या लॉस के बारे में। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि इससे प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें पता चल जाता है। नाउ द रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर क्या फ़र्क है? रेवेन्यू तो हम कहते हैं इनकम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई सेल हो रही है, कोई इनकम आ रही है, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू। और प्रॉफिट जो है तब होगा जब उस सेल में से, उस इनकम में से, उस रेवेन्यू में से जब तमाम एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाएगा, तमाम खर्चों को निकाल दिया जाएगा। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, तमाम एक्सपेंसेस को निकाल देंगे तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ द ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गुड्स को ख़रीदती है रीसेलिंग के लिए, दोबारा बेचने के लिए। जैसे रिटेलर होता है, रिटेलर का काम क्या होता है? ख़रीदता है वो सामान को दोबारा बेचता है। तो इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। नाउ दी अच्छा, अब ये इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो ये आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है और ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले इसमें भी कंपनी का नाम लिखा जाता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट पोस्टर्स इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट लिखा जो कि नाम है स्टेटमेंट का, एंड दी ईयर एंडेड December 31, 2004, जिस ईयर के लिए बन रही है वो लिखा। उसके बाद सबसे पहले लिख दिया रेवेन्यूज, यानी कि इनकम, जिसको ग्रॉस सेल भी कहा जाता है, यहाँ पे सेल्स भी कह सकते हैं अगर हमने नेट सेल निकाली हुई है। अच्छा, तो रेवेन्यू सबसे पहले हमने लिख दिया जो सेल हुई है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जिस अमाउंट पे कंपनी ने कोई चीज़ या तो परचेज़ की या कोई चीज़ बनाई, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो रेवेन्यू में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये भी एक किस्म का प्रॉफिट होता है, लेकिन अभी इसमें से काफ़ी खर्चे निकलना बाकी है। नाउ फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट वी विल माइनस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड there are different types of operating expenses like the selling and the packaging expenses, salaries and wages, advertising, depreciation, and in the administrative expenses there are different types of expenses like the salaries and the wages, the supplies, the utilities, the depreciation, and in the depreciation of the office equipment, interest expense, miscellaneous expense, and when we will add all those expenses we will get the टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो अब इन तमाम एक्सपेंसेस को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आएगी। अब ये ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट भी हो सकती थी, लेकिन अभी जो है वो फाइनल जो प्रॉफिट आना है बाकी है वो इसलिए अभी नहीं आया कि अभी इनकम टैक्स भी देना है। जब कंपनी इनकम टैक्स देगी
तो उसको जब हम माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो फिगर आएगी वो हमारा नेट इनकम या नेट प्रॉफिट होगी। तो जो फाइनल फिगर जो अब आएगी इनकम टैक्स के बाद वो होगी हमारी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। नाउ दी फाइनेंस के अंदर क्या होता है, हम थिंक करते हैं, सोचते हैं और कंसिडर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, यानी काफ़ी लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा हम जनरेट करते हैं रेवेन्यूज़ को यानी इनकम को, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को पे बैक कर सकें। और हम डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ द रेशियो एनालिसिस क्या करता है, इससे हमें पता चलता है डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स के दरमियान रिलेशनशिप। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जो कि सिर्फ एक रेशियो के बारे में दी गई है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन दी करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटीज़। ये भी एक तरह का रेशियो एनालिसिस है और ये इसको हम कहते हैं करंट रेशियो, जिससे हमें पता चलता है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी हमारे पास कितना करंट एसेट मौजूद है करंट लाइबिलिटीज़ को उतारने के लिए। इसी तरह और भी डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स होती हैं जिनको हम रेशियोज़ से कंपेयर करते हैं। कई सारे रेशियोज़ के बारे में आप अकाउंटिंग के कोर्स में पढ़ेंगे। नाउ द बजटिंग मीन्स अ प्लान और एन एस्टिमेट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़। बजटिंग है क्या, एक्चुअली ये एक प्लान है या एक एस्टिमेट है जो हम फ्यूचर के यानी मुस्तकबिल के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ के बारे में बनाते हैं, और इसको प्रिपेयर किया जाता है बिज़नेस के स्टार्ट होने से भी पहले, यानी जब कारोबार स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे पहले भी इसको बनाया जाता है। ये था आज का लेसन जिसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 34 से 45 तक करवाए गए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सकता है इस चैनल पे आपको MGT 211 के पास पेपर भी सॉल्व करवाए जाएं। तो उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।